एक एक्सपायरी डे वाले दिन मेरा एक ऑप्शन बढ़ ही नहीं रहा था और वो एट द एंड ऑफ द डे 0 हो गया। वो लॉकडाउन के 2-3 महीने में मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। वो जो 2020 का यूफोरिया था इन द मार्केट, वो भी कम होना शुरू हो गया था, तो मेरी स्ट्रैटेजीज भी कम काम करना शुरू कर रही थी। आई थिंक रियलिटी हिट हो रही थी, जो कि बहुत डिफिकल्ट थी मुझे। जब तक आपको डर नहीं लगेगा तब तक काम आगे कैसे बढ़ेगा। डर लगना ज़रूरी है। आई थिंक ये एक चीज़ ऐसी है जो अगर ट्रेडर्स समझ जाएं, तो जो सेबी का वो 93% वाला रिपोर्ट आया था ना कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। ये एक ही चीज़ की वजह से वो नंबर इतना कम हो सकता है। लोग अपने लॉसेस को रोकते। हाय, मेरा नाम अक्षय बंसल है। मैं 34 इयर्स का हूँ और मैं एक फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडर हूँ जो कि इंडिया और इंडियन मार्केट के इंडेक्सेस में ट्रेड करता है। मैं दिल्ली में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ और मेरे फादर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मेरी मदर एक होम मेकर है। शुरू से ही हमारी फैमिली में एकेडमिक्स को बहुत पुश किया जाता था, बिकॉज हमारे पास कोई फैमिली बिजनेस नहीं था, तो अच्छी जॉब लगेगी और जिससे एक बढ़िया करियर बन सकता है और लाइफ सेट हो सकती है। मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से हुई है। मैं शुरू से एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कभी क्लास में टॉप नहीं किया है। ऑन दी अदर हैंड मैंने स्क्वॉश खेला है। मेरे पेरेंट्स ने शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स में डालने की पूरी कोशिश करी थी। स्क्वॉश में काफ़ी प्रोग्रेस करके नेशनल लेवल तक मैंने स्क्वॉश खेला है। जब हम 11th में जा रहे थे तो हमें ना CBSE में स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। लाइक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ ही 3 ऑप्शंस होते हैं। तो उस टाइम पे लगता था कि साइंस ही लेनी चाहिए, बिकॉज उससे ना सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं टू चूज़ अ करियर लेटर ऑन। केमिस्ट्री वॉज सुपर टफ फॉर मी, तो आई एंडेड अप फेलिंग केमिस्ट्री इन 11th। आई एंडेड अप गोइंग टू यूएस में मेरा एडमिशन पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ था। वहाँ पे मैंने एनरोल किया था कंप्यूटर साइंस में। जैसे मैंने पहले बताया था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। मेरे वहाँ के काउंसलर्स ने मुझे बताया दैट कंप्यूटर साइंस मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रही है, तो मुझे अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर साइंस से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिफ्ट किया और वहाँ भी सेम प्रॉब्लम आई, और वहाँ से इवेंचुअली इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करी। वहाँ से मुझे थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट भी आया। आई ग्रेजुएटेड इन 2013 और राइट आफ्टर दैट आई एनरोल्ड इन अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोग्राम एंड कंप्लीटेड CFP सर्टिफिकेशन। वो पहली बार था जब मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ भी पता चला था। उससे पहले एवरीथिंग वाज अबाउट साइंस। कॉलेज और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे मेजर किया था इंफॉर्मेशन साइंस से टेक्नोलॉजी में, बट यूएस में ना ऑफर होता है कि आप माइनर भी कर सकते। तो मैंने माइनर किया था इन एंटरप्रेन्योरशिप। फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो मेरे को इंडिया जाना पड़ेगा। मेरे को जॉब नहीं मिली थी और ना मेरे को चाहिए थी। शायद मैंने उतनी डेडिकेशन के साथ जॉब सर्च करी भी नहीं। इंडिया आने के लिए भी पाथ चाहिए था कि आके करेंगे क्या। तो मैंने वहाँ पे एक प्लान बनाया था कि मैं इंडिया आके एक FMCG कंपनी स्टार्ट करूँगा। मैंने लिक्विड एग्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्टार्ट करी, विच वॉज फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वहाँ से मेरी जर्नी ऑफ बिजनेस स्टार्ट हुई। वो मैंने अराउंड 5 इयर्स के लिए किया। उन 5 सालों में कंपनी ने बहुत ग्रो किया। मैंने वो कंपनी सेल ऑफ कर दी 2018 के दिसंबर में। सो कंपनी बेचने के जस्ट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ तो हैं नहीं नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने जॉब सर्च स्टार्ट किया। लकीली मुझे एक स्टार्टअप इंडिया में, विच इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वहाँ पे मेरे को जॉब मिली इन इन्वेस्ट इंडिया। आफ्टर द फर्स्ट मंथ जब पहला पेचेक आया, वो मेरी लाइफ का पहला पेचेक, और उस टाइम पे लगा कि अगर मैं जॉब करता रहूँगा तो ये पेचेक आता रहेगा, ये तो बहुत ईजी है। अब इस पेचेक का करना क्या है। तब मैंने पहली बार इस मोड पे सोचा कि पैसे का करते क्या है।
तो जब मैंने गूगल किया कि लोग करते क्या हैं पैसे का, तब मेरे को पता लगा कि मेजॉरिटी लोग दो ही काम करते हैं, या तो रियल एस्टेट में लगता है या फिर स्टॉक मार्केट्स में लगता है थ्रू म्यूचुअल फंड्स या SIPs। अब रियल एस्टेट के लेवल का तो कॉर्पस था नहीं, तो मैंने सोचा कि SIP स्टार्ट करेंगे, स्टॉक्स खरीदेंगे और ऐसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक मेरी फाइनेंशियल जर्नी में ये हो रहा था कि मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि और भी कुछ हो सकता है। तभी मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि वो एक ट्रेडर है मार्केट में और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं जिन पे वो छोटे प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तब मुझे लगा कि देखते तो हैं क्या होता है। मैं नेचुरली एक क्यूरियस इंडिविजुअल हूँ, तो मैंने ये सब देखना स्टार्ट किया और वहाँ से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट आना चालू हुआ। मैंने गूगल से यूट्यूब, और यूट्यूब तो बहुत ही ज़्यादा देखा। वहाँ से पता चला लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कैसे लोग पैसा बना सकते हैं, कैसे छोटे से टाइम फ्रेम में भी काम हो सकता है, लोग 1 मिनट में भी काम कर सकते हैं, लोग 1-1 साल 10-10 साल का भी ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ से मेरा पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग में शिफ्ट हुआ। उस टाइम पे मैंने एक छोटी सी कैपिटल साइड में करी और अराउंड 15-20,000, और मैंने सोचा कि इससे ऑप्शंस बाइंग करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक मैंने ऑप्शन सेलिंग के बारे में समझा ही नहीं था। मैंने कहा कि अगर एक व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे, और प्रॉफिट होगा उसको एग्जिट कर देंगे। 1-2 बार किया तो प्रॉफिट ठीक ठाक हो गया। 15,000 का शायद 20,000 हो गया, 20 का 25 भी हो गया। आई थिंक अबाउट 1 वीक ऐसा हुआ होगा, और मुझे तो लग रहा था कि मेरे को तो नई फील्ड मिल गई है, इसमें बिजनेस बनाने का सोचना चाहिए। सडनली दिमाग में ना वो ख्याली पुलाव बनने शुरू हो गए थे। जब एक एक्सपायरी डे वाले दिन मेरा एक ऑप्शन, इवन दो मार्केट मेरे फेवर में जा रहा था, वो ऑप्शन बढ़ ही नहीं रहा था और वो एट द एंड ऑफ द डे 0 हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ मेरे फेवर में था, तब भी मैंने इस चीज़ में पैसे क्यों नहीं बनाए। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अबाउट वेयर आई एम, और मैं क्या कर रहा हूँ और ये कैसे होता है, चीज़ें चलती कैसे हैं। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि मार्केट के बारे में सब कुछ ही सीखना पड़ेगा बिफोर मैं इसमें और पैसा डालूँ। तब तक इन द नेक्स्ट अबाउट 2 से 3 हफ्ते में मैंने वो जो 20-25,000 डाले थे वो बिल्कुल 0 हो चुके थे। तो जब वो लॉसेस हुए तब तक मेरे को अराउंड 2 महीने हो चुके थे मार्केट में। उस टाइम पे मैं वापस यूट्यूब पे आया और बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मैं एक टेस्टी ट्रेड नाम के चैनल पे आके रुका। उस चैनल पे मैंने इतनी वीडियोस देखी, मैंने शायद अगले 2 या 3 महीने तक सारी वीडियोस देख ली उस चैनल पे। जितने गेस्ट्स थे मैंने सबके इंटरव्यूज देख लिए, और वहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर मेरे को यहाँ पे काम करना है, इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़ा सोचने के लिए मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी, और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मेरे को एक मैकेनिकल सिस्टम बनाना पड़ेगा, विच ऑल्सो मीन्स कि मुझे एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। मेरे टेक बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे ये पता था कि अगर मैंने ये मैकेनिकल सिस्टम बना दिया तो एक सिंपल सा कोड कंप्यूटर के थ्रू इस सिस्टम को चलाया जा सकता है और खुद से बैठ के ट्रेड करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। ऐसा एक सिचुएशन बन सकता है इन द फ्यूचर। सो इतनी अंडरस्टैंडिंग आने के बाद मुझे अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस था ही, पहली चीज़ कि मैं कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लूँगा। सेकेंड चीज़ वॉज कि मुझे जॉब तो कभी करनी ही नहीं थी, तो जो ऑलरेडी मैं 9 to 5 कर रहा था वो मेरे लिए एज माई लाइफस्टाइल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि मैं जॉब तो छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट बिल्ड करने की कोशिश करूँगा अपने आप के लिए, जहाँ पे मैं अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एक मैकेनिकल सिस्टम बनाऊँगा जिसमें एंट्रीज, एग्जिट्स
और ट्रेड को मैनेज करने के सारे पॉइंट्स हम हार्ड कोड कर देंगे। तो तकरीबन 6 महीने जॉब करने के बाद मैंने वो जॉब क्विट कर दी और मैंने फुल टाइम अपना सिस्टम डेवलप करने में लगाना चालू कर दिया। अगले 4 महीने में 2019 के एंड तक एक बहुत ही बेसिक सा सिस्टम मैंने रेडी कर लिया था। मैंने सोचा कि इसको हम अब डिप्लॉय कर सकते हैं 1 जनवरी 2020 से। सिंस मैं एक मैकेनिकल सिस्टम डिप्लॉय कर रहा था, एक एल्गो के थ्रू सब मैनेज हो रहा था, तो आई थॉट कि मेरे पास टाइम भी है कि मैं वो 1 साल जब तक ये बिल्ड हो रहा है, जब तक ये एक स्टेज तक पहुंच रहा है, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मुझे एक MBA करनी चाहिए, तो उस टाइम पे मैंने साथ ही साथ MBA प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर दिया था। सो 1 जनवरी 2020 को मेरा सिस्टम लाइव हो गया था, कंप्लीटली ऑटोमेटेड, जिसमें मैंने एक बहुत ही बेसिक सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी थी, जिसमें मैं फार OTM के ऑप्शंस सेल कर रहा था, बेसिकली एक स्ट्रैंगल सेल कर रहा था, और फर्दर OTM हेजेस बाय कर रहा था। टेक्निकल टर्म्स में इसको एक आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। मेरी पूरी स्ट्रैटेजी ओनली इंट्राडे थी, बिकॉज मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था कि मेरे को ओवरनाइट का रिस्क ही नहीं लेना है। स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे इतनी सारी जगहें थी जहाँ लॉस हो सकता था, तो जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं यही सोच रहा था कि इनको कैसे हटाया जा सके। हम हेजेस को स्क्वायर ऑफ नहीं करते थे, हम उसको एज अ गारंटीड लॉस लेके आगे बढ़ते थे कि हमारी जो सेल साइड की पोजीशन है उससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिस्टम हमारा 2 महीने बहुत अच्छा चला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मार्च 2020 में मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुई थी। मेरे सिस्टम में जो मेरी सेल साइड पोजीशंस थी उसके बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू हो गए थे, लेकिन जो हेज था वो प्रॉफिट में क्लोज होना शुरू हो गया था, बिकॉज मार्केट काफ़ी मूव कर रहा था और वो हेज की पोजीशंस मोस्टली इन द मनी क्लोज हुई। बाय द एंड ऑफ अप्रैल मार्केट्स में ग्लोबली इतना वॉलेटिलिटी आ गई थी जो आई थिंक किसी ने पिछले 10 साल में नहीं देखी थी। लेकिन उस टाइम पे मेरे हेजेस की वजह से मेरी स्ट्रैटेजी ने आउट परफॉर्म कर दिया, वे बियॉन्ड जितना मैंने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा, बिकॉज हर बार मेरे सेल साइड की लेग्स पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा था और मेरे हेजेस इतने ज़्यादा इन द मनी क्लोज हो रहे थे कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा। वो लॉकडाउन के 2-3 महीने में मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। तो जब मार्च में क्रैश हुआ तब हमें पुट साइड हेजेस में काफ़ी प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद जब मार्केट रिवर्स होना शुरू हुआ समटाइम इन अप्रैल 2020, तब हमें कॉल साइड्स में प्रॉफिट्स होने शुरू हो गए काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उस जर्नी में मुझे ये भी पता चला कि इवन दो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन हेज की वजह से हो रहा है, विच जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में एज अ कंप्लीट लॉस लेके काम कर रहा। तो हेज में प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रोटेक्ट जरूर कर रहा है, हेज अपना काम जरूर कर रहा है, बट उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज उसको वो काम करना नहीं चाहिए। वो तो मार्केट की कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगस्त ऑफ 2020 तक सिस्टम को मैंने चेंज किया, जिसमें मैंने मल्टीपल एंट्रीज ऐड कर दी ऑफ सेल साइड। तो उस टाइम तक सिस्टम भी अपने नेचुरल एवोल्यूशन में था। जब स्टार्ट किया था बहुत ही बेसिक सा एक आयरन कॉन्डोर सेलिंग सिस्टम था। 8 महीने में वो सिस्टम इवॉल्व होते होते थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच गया था। सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक मैं स्कूल में था, मैं MBA कंप्लीट कर रहा था, और उस टाइम पे पूरा 1 साल मैंने अपने सिस्टम को भी दिया एज अ साइड हसल। उस टाइम पे बहुत सीखने की कोशिश करी YouTube से। बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स थे जिनसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मेनली थ्रू ट्विटर, बिकॉज सब लोग वहीं पे ही थे। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी इंडिया में भी है। तो मैंने अपना ट्विटर का अकाउंट बनाया। वो जो 2020 का यूफोरिया था इन द मार्केट, वो भी कम होना शुरू हो गया था, तो मेरी स्ट्रैटेजीज भी कम काम करना शुरू कर रही थी। आई थिंक रियलिटी हिट हो रही थी, जो कि बहुत डिफिकल्ट थी मेरे। इनिशियली मैंने 1 साल सक्सेस तो देख लिया था, ये तो समझ आ गया था कि मैं ट्रेडिंग करके पैसा बना सकता हूँ, मैं करियर बना सकता हूँ, मैं लाइफ बना सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ चल ही नहीं रही थी। फिर से वापस YouTube स्टार्ट हुआ, फिर से वो लर्निंग स्टार्ट हुई, और जो ऑफकोर्स 1-1.5 साल की लर्निंग थी उसको भी देखा गया कि
कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अपने हिसाब से सिस्टम बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया था, मेरे को ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी थी क्योंकि मेरे को ओवरनाइट मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो उस टाइम पे क्या लॉस होता क्या नहीं होता वो मैंने एलिमिनेट ही कर दिया। श्योर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ओवरनाइट पोजीशन लेके जाओगे तो ओवरनाइट में डीके भी मिलेगा, एंड एज अ सेलर आपको डीके चाहिए होता है, तो ओवरनाइट भी काम करता है। बट सिंस वो मेरे पर्सनल रिस्क प्रोफाइल में नहीं था तो मैंने बोला मैं करूंगा ही नहीं। जितना रिटर्न मेरे को पोर्टफोलियो में लगता है कि रियलिस्टिकली पॉसिबल है उसी के लिए काम करना है। और वो मुझे लग रहा था कि अगर सिस्टम थोड़ा ठीक बन जाएगा तो इंट्राडे में भी हो ही जाएगा। तो उस टाइम पे फिर से सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, सिस्टम को और अपग्रेड किया गया। और जब तक आप सोचिए एमबीए मेरा ख़त्म हुआ तब तक सिस्टम बहुत बढ़िया बन चुका था। लेकिन उस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम ये थी, मैंने साइजेबल कैपिटल उसमें नहीं डाला। जो मेरे को जॉब्स कहीं आफ्टर एमबीए जो जॉब से एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है जो मिल सकता था, ट्रेडिंग से तो वो अभी नहीं बन रहा था। लेकिन उस टाइम पे ये रियलाइजेशन ज़रूर हो गई थी कि ट्रेडिंग भी एक स्केल पे करनी पड़ेगी, एक बड़ा स्केल चाहिए ताकि आप अपने लिए भी कुछ निकाल पाओ और री इन्वेस्ट भी कर पाओ इन द बिजनेस ताकि वो ग्रो भी हो। नाउ आई वाज इन अ फेज कि अब बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप जॉब ही करो जिससे एक स्टेबिलिटी लाइफ में रहे और ये साइड बिजनेस ही साइड हसल ही बन के रह जाएगा। आज लगता है कि यार कोई भी काम करता, मैंने पहले फैक्ट्री भी लगाई थी जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। आप कुछ भी काम करोगे आपको साइजेबल इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। जो एक बात होती है ना, स्किन इन द गेम, जब तक आपको डर नहीं लगेगा तब तक काम आगे कैसे बढ़ेगा। डर लगना जरूरी है और एक मेरे को लगता है इन अ वे वो कहीं ना कहीं हेल्दी भी है। मैंने वो डर लगने वाली कैपिटल अभी तक ट्रेडिंग में डाली नहीं थी। सो जब एमबीए खत्म होने को आ रहा था तब एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना ही था उस टाइम पे, क्या हमें जॉब सिचुएशन में जाना है या हमें फुल टाइम अब ट्रेड में घुसना ही घुसना है। तो एमबीए ख़त्म हुआ और 2022 जनवरी फरवरी में अपना ब्रांड नेम बनाया ऑप्शंस इंडिया के नाम से। मैंने ट्विटर पे अकाउंट बनाया बट मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था। वो अकाउंट सिर्फ बाकी ट्रेडर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए था, जो कि कभी हो नहीं पाया। मतलब इट्स बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों के साथ कनेक्ट करना। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चलता था यार, अगर कभी मैं ऐसी सिचुएशन पे पहुंचा कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं लोगों को रिप्लाई ना करूँ। तो उस टाइम पे अराउंड 1 अप्रैल 2022 प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम उस टाइम पे जो लगता था, जिसमें मार्केट में एंट्रीज, मार्केट में पोजीशंस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट में एग्जिट कैसे लेना है, किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन नहीं करना है, जितनी चीजें मैं सोच सकता था सब बैठ के हार्ड कोड किया। उस टाइम पे मैंने 2 लोगों को हायर भी किया जो टेक्निकली स्ट्रांग थे, जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में और उसको कोड में डिफाइन करने में मेरी हेल्प कर सकते थे। तो मेरी एक छोटी सी टीम बनी और 1 अप्रैल 2022 से हमारे हिसाब से जो ये सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था ये फुल्ली डिप्लॉय हो गया। जितनी कैपिटल मैं इकट्ठी कर सकता था थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली मैंने इकट्ठी करी और मेरे हिसाब से वो एक साइजेबल बिजनेस स्टार्ट हो गया था। अब जो एक चीज रहती थी वो था प्रॉफिट बनाना। सिंस मार्केट्स भी नॉर्मलाइज हो गए थे, उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर भी स्टार्ट हो गया था, उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि एक प्रॉफिटेबल सिस्टम चलाना। बट एज लक वुड हैव इट, मैंने इतनी चीजें सोच ली थी और उनको अपने सिस्टम में डाल दिया था। अगले 1-1.5 साल तक सब कुछ बहुत स्मूथली चला। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, अगर रिटर्न की परसेंटेजेस की बात करें, ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेक्टेक्युलर रिटर्न्स बनाए थे। मैंने अराउंड
15 to 20% के रिटर्न्स बनाए थे, जो कि एक बहुत नॉमिनल से रिटर्न्स लगते हैं मुझे, बट वो एक बहुत ही लीनियर वे में बने थे। मेरे ड्रॉडाउन्स बहुत छोटे थे और मेरा प्रॉफिट भी छोटा था बट कंसिस्टेंट था। तो एट दिस टाइम मुझे मार्केट का 4 साल का एक्सपीरियंस तो हो चुका है। स्ट्रैटेजी इज वन थिंग जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहती है, बट जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व नहीं हो सकती। आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वो बेसिक आपकी साइकोलॉजी और रिस्क के साथ अलाइन होती है। एवरी टाइम मार्केट डज समथिंग वी हैव टू कंसिडर कि वो नया ही काम हो रहा है। आपने जो भी सिस्टम बनाया है, आप पुरानी चीज़ों को देख के बनाते हो कि मार्केट में ये हुआ था तो हम इसको अगली बार ऐसे टैकल करेंगे, मार्केट में ये हुआ था तो हम इसको इस बार ऐसे टैकल करेंगे। लेकिन मार्केट जब कुछ नया करेगा, आपका सिस्टम रेडी नहीं होता उस चीज़ के लिए। तो अप्रैल 2024 में मेरे को बहुत बड़ा लॉस लगा था, और वो इसलिए लगा था क्योंकि मार्केट ने इतना वाइल्ड मूव दिया था और मेरे सिस्टम को, इवन दो मेरे पास स्टॉप लॉसेस थे, वो स्किप हो गए। तो हमने उस टाइम पे अपने कोड में चेंजेस करे। अगर एसएल स्किप होता है तो रीट्राई भी करना चाहिए। एक नंबर पे निकल गया तो आपको बेस्ट पॉसिबल एग्जिट कैसे मिले। एल्गो ट्रेडिंग का बहुत चलन चल गया उस टाइम। आई एम टॉकिंग 2024 मिड। जो हमारा एल्गो था वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अंडर परफॉर्म करना चालू हुआ। बिकॉज कभी भी क्या होता है ना मार्केट में, आप देखिए, एक काम जब बहुत सारे लोग करना शुरू हो जाते हैं तो उसकी एज खत्म हो जाती है। हमारी एज रिड्यूस होना शुरू हुई। एट दैट टाइम मैंने सोचा कि यार अगर सब लोग एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में आ रहे हैं, मे बी आई शुड रिवर्ट टू डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सिंस आई नो हाउ टू ट्रेड। मे बी मेरे को ऑटोमेशन थोड़ा कम करके डिसीजन मेकिंग पावर खुद से अपने पास लेनी चाहिए। अराउंड अक्टूबर नवंबर 2024 सेंसिबल एक प्लेटफॉर्म है, उस पर साइन अप किया और मैंने बोला कि मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेड करूंगा, मैं लाइव करूंगा ताकि सबको दिखे, और मैं रोज का वेरीफाइड पीएनएल ट्विटर पे पोस्ट करूंगा ताकि एक ऑनलाइन डायरेक्टरी बने और मेरा कच्चा चिट्ठा, जिसको बोल सकते हैं, पब्लिक में होगा। तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि मेरा ये लॉस नहीं हुआ या मेरा ये प्रॉफिट नहीं हुआ। जो है सब अवेलेबल है, सब वेरीफाइड है। इसका एक और रीजन ये था कि सिंस मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेड करना चालू कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं खुद के लॉसेस के लिए भी अकाउंटेबल रहा। तो इसीलिए मेरी वहाँ से ट्विटर जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने नवंबर 2024 से वेरीफाइड पीएनएल एवरीडे डालना चालू कर दिया। तो देखो, अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट में तो अप एंड डाउन होगा। आपकी कैपिटल इज ऑलवेज एट रिस्क। दैट इज व्हाई यू विल बी एबल टू मेक अ रिटर्न विच इज आउटसाइज्ड। नो, देयर इज नो ट्रेडर जो हर ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो। तो जब लॉस लगेगा, ये एक इवेंचुअलिटी है कि लॉस तो लगेगा, तो जब लॉस लगेगा उससे आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो आप अपने सिस्टम में, अपने दिमाग में, अपनी साइकोलॉजी में, अपने रिस्क मैनेजमेंट में एक वो नंबर लेके चलो, इतना लॉस होगा तो मैं कंफर्टेबल हूं और मैं पोजीशंस क्लोज कर दूंगा, मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद करूं। आई थिंक ये एक चीज ऐसी है जो अगर ट्रेडर्स समझ जाए तो जो सेबी का वो 93% वाला रिपोर्ट आया था ना कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। ये एक ही चीज की वजह से वो नंबर इतना कम हो सकता है। लोग अपने लॉसेस को रोक लें बस। उसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी एक नंबर ले लो, एक रियलिस्टिक रेंज में होना चाहिए, और उसके बाद आपके दोनों नंबर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैं 1% का लॉस लूंगा लेकिन मैं 100% की रिटर्न बनाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग ये है कि आप स्ट्रैटेजी ढूंढने के चक्कर में आप किसी की भी स्ट्रैटेजी उठा के उसको डिप्लॉय मत करिए। आपको इसको एक पेंटिंग की तरह देखना पड़ेगा, इसको एक आर्ट की तरह देखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बनाना मेरे लिए आई थिंक एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है, एक आर्टिस्टिक प्रोसेस है।
मैं जो आर्ट बनाऊंगा उसमें मैं किस चीज़ को क्या कलर कर रहा हूँ वो मेरा थॉट प्रोसेस है और वो मैं डिसाइड करता हूँ। आपने जो पेंटिंग बनाई है मैं सेम चीज़ कॉपी कर लूँगा तो वैसी नहीं आएगी, वो उतनी सुंदर नहीं बनेगी जितनी सुंदर आपने बनाई है। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना खुद का प्रोसेस, अपनी खुद की आर्ट बनाइए, किसी और की आर्ट को कॉपी करने की कोशिश ना करें। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आपको कोई भी डाउट है यू कैन गेट इन टच विद मी। आई एम अवेलेबल ऑन ट्विटर